बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, जो 3-4 जजेस लगता था कि निशाने के ऊपर हैं, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अतर मनिल्ला, जस्टिस बाबर सत्तार, ये मुझे लगता था कि कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे कि इनको आगे पीछे किया जा सके। 26 आईनी तरमीम से किसी हद तक काबू पाया, जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए। अब जो कसर रह गई थी वो 27वीं ने पूरी कर दी। तो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा ही तरमीम है? वो कसर पिन पॉइंट कर देना, वो कसर कौन सी रह गई? अब से यानी खामखाई जो है वो सर ये पूछ रहे थे, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब से पूछ रहे थे। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, ये 26वीं आईनी और 27वें आईनी तरमीम से आइन और जमहूरियत पाकिस्तान में बहुत अच्छी मजबूत होगी, ट्रांसपेरेंसी आ गई और बेहतर निज़ाम हो गया, या वो लफ्ज़ हैं जो मंसूर अली शाह ने बोले हैं कि टुकड़े टुकड़े हो गई सुप्रीम कोर्ट और हमला हो गया इन पे? कौन सी बात सही है? जी देखें, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए और जो अदालती और इंसाफ का निज़ाम है पाकिस्तान में, उनके लिए ये गम का मौका है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मनिल्ला साहब, इन्होंने आज जो इस्तीफ़े दिए हैं 27वीं तरमीम पास होने के बाद, ये दो अशखास जो थे, आई थिंक पाकिस्तान के फाइनेस्ट जजेस में उनका शुमार होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अपना 2 साल पहले तक तो राना सनाउल्लाह साहब की पार्टी भी यही बात करती थी, सिर्फ मौकफ मैं तो 2 महीने पहले तक भी यही बात करता रहा हूं इन जजेस के हवाले से। दूसरी बात जो राना साहब ने की है कि ये जजेस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जुडिशल कमीशन अपॉइंट करेगी, जैसा कि राना साहब के इल्म में है। जो पहला बैच है जजेस का और चीफ जस्टिस का, वो वजीर आजम साहब नॉमिनेट करेंगे। तो पहला बैच तो 100% वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे विद प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। उसके बाद ये ज़रूर है कि ये बैच जब ख़त्म हो जाए, सब ने अपने 3, 4, 5 साल जब ख़त्म कर लिए होंगे, उसके बाद अगला बैच जो है वो फिर जुडिशल कमीशन के पास जाएगा। अब जुडिशल कमीशन में भी अब वो तो खैर 5 साल के बाद की कहानी है, 4-5 साल के बाद की कहानी है, तो शायद उस वक्त तक मसला ना हो इन्हें या परवाह ना हो। मगर अगर जुडिशल कमीशन एक बड़ी अच्छी चल रही थी, 26वीं तरमीम के बाद जो जुडिशल कमीशन को भी चेंज किया गया, वो अगर जुडिशल कमीशन बड़ी अच्छी चल रही थी, तो आपने उस जुडिशल कमीशन के हवाले क्यों नहीं कर दिया कि जो नए पहला बैच है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का? आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि हुआ ये था कि जब आईनी बेंच बन रही थी, तो वहां आपको याद होगा कि 7-5 की मेजॉरिटी से पहली आईनी बेंच पास हुई थी, और वो 7-5 की मेजॉरिटी सिर्फ इसलिए थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने अपने हक में वोट कास्ट किया था। बाकी सारे जज साहिबान ने उसको अपोज किया था कि उन्होंने कहा था कि आईनी बेंच में सारे सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए। अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि बाकी हुकूमत के 5 जो हैं वो सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो कास्टिंग वोट है मैं अपने फेवर में पास करता हूं। और अब सुनने में आ रहा है, अब पता नहीं वो गवर्नमेंट बेहतर जानती है कि शायद अमीनुद्दीन साहब ही अब चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनेंगे। तो देखें, जो बैलेंस था जुडिशल कमीशन में, वो तो क्लियरली एग्जीक्यूटिव के हाथ में आया। एक बार के नुमाइंदे जरूर है, एक बार का नुमाइंदा उसमें होता है पीबीसी का, मगर ये भी सबसे कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि इंडिपेंडेंट ग्रुप की सरबराही भी आजम नजीम और उनका नुमाइंदा था पीबीसी में, और उसकी सरबराही भी आजम नजीर तारड़ साहब करते रहे हैं। तो ये कहना कि नहीं हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं था, वो तो ऐसे ही लोगों के सामने धूल फेंकने वाली बात है। सर एक चीज और बता दीजिए, जो ट्रांसफर ऑफ जजेस है, ये करना बहुत अच्छी बात है या बहुत बुरी बात है? देखिए, ट्रांसफर ऑफ जजेस की जहां तक बात है, ये कि जजेस को उनकी रजामंदी से बगैर ट्रांसफर किया जा सकता है, ये चीज शुरू में भुट्टो साहब ने ये 1976-77 में जब वो 5वीं 6ठी आईनी तरमीमें लेके आए थे, और उस वक्त भुट्टो साहब उस वक्त ड्यूरिंग द एंड ऑफ हिज टेन्योर वो कोशिश में थे कि जुडिशरी को कंट्रोल किया जाए।
اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے, انہوں نے وہ پاورز مزید ایکسپینڈ کر دی. 18ویں ترمیم میں تمام جماعتوں نے مل کے کہا کہ یہ جو ججز کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے ان کی رضامندی کے بغیر, یہ ایک عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے, تو انہوں نے رضامندی کی کلوز اس میں انسرٹ کر دی. اب وہ 27ویں ترمیم میں رضامندی دوبارہ نکال دی گئی ہے, اور مقصد صاف ظاہر ہے. دیکھیں جس طرح کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ بیوروکریٹس کو کنٹرول کرتی ہے, وہ اسی طریقے سے کرتی ہے کہ کسی کی لاہور کی پوسٹنگ ہے اس کو اٹھا کے باہولپور بھیج دیا, کسی کی کراچی میں پوسٹنگ ہے اسے گھوٹکی بھیج دیا. تو پولیٹیکل گورنمنٹس تو کنٹرول بیوروکریسی کو تو ایسے ہی کرتی ہے, مگر جہاں تک بیوروکریسی کا سوال ہے, دیکھیں بیوروکریٹس آر سپوز ٹو بی سبسروینٹ ٹو دا گورنمنٹ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ججز کو بھی ٹریٹ کریں گے کہ آپ حکومت وقت کے سبسروینٹ ہوں گے, تو ایک آزاد عدلیہ کا وجود آپ ختم کر دیتے ہیں. اور آخری بات میں یہ کروں گا, دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ریاست کا ایک ستون جو ہے عدلیہ ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں دنیا میں جہاں آزاد عدلیہ کا وجود نہیں ہے. آس پاس میں آپ دیکھ لیں, آپ سعودی عربیہ میں دیکھ لیں, نارتھ کوریا میں دیکھ لیں, کئی ایسے ملک ہیں نہیں ہے کہ وہاں کبھی آپ سنیں, چائنا میں دیکھ لیں, کبھی سننے میں نہیں آئے گا کہ عدلیہ جو ہے وہ حکومت کے کسی فیصلے کو ریورس کر رہی ہے, کوئی بلاک کر رہی ہے. مگر یہ چیز میں بھی آپ کو بتا دوں کہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں اگر آزاد عدلیہ نہیں ہے تو پھر کوئی سیاسی جماعت بھی نہیں ہے اور آزاد میڈیا بھی نہیں ہے. یہ تین چیزیں جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آج آپ نے آزاد عدلیہ کا وجود ختم کیا ہے, آپ دیکھیے گا یہ سیاسی جماعتوں کا بھی وجود ختم ہو جائے گا.